स्वागत है आप सभी डीएलएड के स्टूडेंट्स का। आज की इस क्लास में हम पवन सीरीज के एसएसटी सेक्शन से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस करेंगे। एक एक प्रश्न के साथ साथ हम बाकी समरी भी क्लियर करते चलेंगे, जिससे क्या है कि हमारे अतिरिक्त बहुविकल्पी प्रश्न भी तैयार हो जाएं। तो अच्छे से क्लास को पूरा लीजिए और अंत में बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी आपको क्लास। चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? ऑप्शन ए 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 732 ईस्वी, ऑप्शन सी 715 ईस्वी, ऑप्शन डी 786 ईस्वी। तो समझिए, भारत पर 712 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण हुआ था, जो कि मुस्लिम अटैक था। सिंध प्रांत के क्षेत्र पर वहाँ का राजा था दाहिर, उसके ऊपर अटैक किया गया था सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। समझिए प्रश्न नंबर 2, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो सबसे पहले समझिए, ग्रांड ट्रंक रोड को ही जीटी रोड कहते हैं। इसका निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में बिलग्राम का युद्ध हुआ और चौसा का युद्ध हुआ। 2 युद्ध हुए हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। समझिए, हुमायूं एक अंधविश्वासी था और हुमायूं की बहन ने इसका जो आत्मकथा थी हुमायूं की, हुमायूं नामा, वो लिखी। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, उसने। समझिए, हुमायूं के पिता थे बाबर। बाबर ने स्वयं अपनी बाबरनामा आत्मकथा लिखी, जिसमें इसने पर्यावरण का जिक्र किया, भारत का पर्यावरण कैसा है और यहाँ का कल्चर कैसा है, इन सब का वर्णन किया बाबर ने। बाबर ने भारत में लगातार 4 युद्ध लड़े। पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा युद्ध लड़ा खानवा का, तीसरा चंदेरी का और चौथा घाघरा का युद्ध। और चारों ही युद्धों में बाबर की विजय हुई। पहले पानीपत के युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल काल की स्थापना की भारत में। और इसी युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति फॉलो की, जिसके चलते बाबर को भारत में विजय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। समझिए प्रश्न नंबर 3 को समझते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, समझते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की तो ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी जॉन शोर। समझिए, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू प्रणाली की। प्रश्न नंबर 4 को समझते हैं हम। भारत की अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत की अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी डुप्ले और ऑप्शन डी है आयरकूट। बताइए इन ऑप्शंस में से। चलिए अब समझते हैं। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के कौन थे? संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 5, विलय नीति किसने शुरू की? विलय नीति किसने शुरू की? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, हैदर अली, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, नाना साहेब। तो विलय नीति किसने अपनाई थी? विलय नीति डलहौजी ने अपनाई थी। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉलो किया और इसी हड़प नीति के चलते डलहौजी ने बहुत से क्षेत्र हड़पे, जैसे अवध का क्षेत्र डलहौजी ने भारत में मिलाया और झांसी भी डलहौजी ने ब्रिटिश शासन में मिला लिया, सिर्फ हड़प नीति के चलते। प्रश्न नंबर 6 समझते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो समझिए, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। अच्छा,
काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है, ये याद रखना। यहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। प्रश्न नंबर 7 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए मिशिगन झील, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी सुपीरियर झील। तो संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। कौन सी झील है? बैकाल झील है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा में है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। और यह भारत की सबसे खारी झील है, यानी खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का झील। और भारत के जम्मू कश्मीर में श्रीनगर क्षेत्र में डल झील है, जो मीठे पानी की झील है। समझिए। प्रश्न नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो डिगबोई, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर है? असम है। कहाँ पर है? असम में है डिगबोई तेल क्षेत्र। प्रश्न नंबर 9 को समझते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तो समझिए एक बार अच्छे से, फिर से समझते हैं। भारत में प्रथम परमाणु केंद्र है, या फिर भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है। ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी काकरापार, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन डी नरोरा। तो भारत का पहला परमाणु केंद्र है, कौन सा है निम्न में से? तो ये है तारापुर। कौन सा है? तारापुर। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो ये परमाणु केंद्र से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 डिस्कस करते हैं। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा क्या, भारत का मैप थोड़ा सा तो समझिए। भारत का मैप समझते हैं थोड़ा सा। इधर ये जितने भी स्टेट हैं वो सारे तटीय क्षेत्र कहलाते हैं, यानी कि तट के पास वाले राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो है कौन? गुजरात है। अच्छा लगता कौन है? गोवा भी है, इधर महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक है, फिर लंबा लंबा केरल है, इधर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार से ये कंप्लीट 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है किसकी? गुजरात की। और सबसे कम तटीय सीमा लगती है गोवा की। सबसे कम गोवा की और सबसे अधिक गुजरात की है। अधिक। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है, कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो समझिए थोड़ा सा। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसका आर्टिकल 52 में वर्णन है। राष्ट्रपति पद का वर्णन किस में है? आर्टिकल 52 में। और 54 में क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है या कौन चुनता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से, यानी कि 552 सदस्य होते हैं लोकसभा के, इन्हीं में से कोई एक सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है। वर्तमान समय में ओम बिरला साहब हैं। समझिए। अब लोकसभा और राज्यसभा, इनमें अंतर समझें। राज्यसभा होता है शिक्षितों का सदन। यह कभी भंग नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर उम्र दराज लोग बैठते हैं, यह कभी भंग नहीं होता। और प्रत्येक 2 वर्ष में यहाँ से 1 तिहाई लोग रिटायर होते हैं, यानी कि रिप्लेस किए जाते हैं। अब लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। इसको निम्न सदन कहते हैं और यह कभी भी भंग हो सकता है। इसे अशिक्षितों का सदन भी बोलते हैं। अब प्रश्न नंबर 12 को समझते हैं, जो कि अपने आप में बहुत इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 अपने आप में बहुत ही इजी प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। तो समझिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा आरबीआई के बारे में बताते हैं। आरबीआई इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको थोड़ा सा हम बता दें कि आरबीआई एक्ट कब आया, आरबीआई एक्ट कब आया और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। चलिए आप ही बता दीजिए आरबीआई एक्ट कब आया और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ। इसका जो मुख्यालय है आरबीआई बैंक का वो है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो जल्दी जल्दी से बताइए आरबीआई एक्ट कब आया और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न नंबर 13 डिस्कस करते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, एडम्स स्मिथ, मार्शल को कार्ल मार्क्स। समझिए, तो एक ही नाम है जो कहीं ना कहीं संबंधित है हरित क्रांति से। तो हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन किससे संबंधित हैं? हरित क्रांति से। और हरित क्रांति किस किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं हुआ, जौ हुआ, इन फसलों से संबंधित है। ऐसे ही श्वेत क्रांति पूछी जा सकती है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। किससे? दूध से संबंधित है और इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाए विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर कौन जनक है? नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। एडम्स स्मिथ बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें जनक कहा जाता है इकोनॉमी का। प्रश्न नंबर 14 डिस्कस करते हैं जो कि अपने आप में एकदम आसान है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। और अभी कुछ समय पहले हमने इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बता दिया था। भारत का प्रथम नागरिक है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मंत्री। तो बताइए कौन है? अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि भारत का प्रथम नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल 52 में उल्लेखित है और 54 में इसके निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। प्रश्न नंबर अगला डिस्कस करते हैं हम लोग। समझिए, प्रशांत महासागर और कैरेबियन महासागर को जोड़ने वाली नहर है। प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली नहर है, तो वो कौन सी नहर है? ऑप्शन ए पनामा नहर, कील नहर, स्वेज नहर या पूर्वी नहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पनामा नहर। ये प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली नहर है। अगला प्रश्न समझते हैं हम। बहुत ही आसान प्रश्न है और ये पहले हम बता चुके हैं आपको। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और इसमें हारा कौन? इब्राहिम लोदी। जीता कौन? बाबर जीता। इसके ही चलते मुगल साम्राज्य की स्टेबलाइजेशन हुई इंडिया में और इसी युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति फॉलो की। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि गोरिल्ला नीति में कौन माहिर था? तो गोरिल्ला नीति में माहिर थे शिवाजी, महाराज शिवाजी। और मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी महाराज ने की थी। प्रश्न नंबर 17 डिस्कस करते हैं। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे कौन? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी तानसेन। तो अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे तानसेन। कौन थे? तानसेन। और अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखा, क्या लिखा? अकबरनामा, यानी कि अकबर की आत्मकथा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। बीरबल नौ रत्नों में शामिल थे। ये चारों ही ऑप्शन किस में शामिल थे? नौ रत्नों में शामिल थे। और अकबर ने बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था बुलंद दरवाजा। और अकबर ने ही 1582 में दीन ए इलाही नए धर्म की स्थापना की। और अकबर का राज्य अभिषेक किस स्थान पर हुआ था? वो हुआ था कालानौर, पंजाब में। कहाँ पर? कालानौर, पंजाब में बैरम खान ने किया था 1556 में। समझिए, प्रश्न नंबर 18। जहांगीर के बचपन का नाम था।
ऑप्शन ए सलीम, फिरोज, खुर्रम और शहरयाज। तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम। और खुर्रम किसके बचपन का नाम था? तो खुर्रम बचपन का नाम था शाहजहां का, जिसने ताजमहल बनवाया। फरीद किसके बचपन का नाम था? फरीद। फरीद था शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। और शेरशाह सूरी का मकबरा किस राज्य में है? तो सासाराम, बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा। समझिए, जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है, यानी कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? जहांगीर के समय को। और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के पीरियड को। प्रश्न नंबर 19 डिस्कस करते हैं, जो कि हम पहले ही आपको उत्तर में बता चुके हैं। समझिए, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए बाबर ने करवाया, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी अकबर ने और ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो किसने करवाया बताइए? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया अकबर ने, वो भी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। यानी कि अब तक गुजरात किसी ने विजय नहीं अपने कब्जे में नहीं कर पाया, लेकिन अकबर ने वो अपने कब्जे में कर लिया, इसीलिए अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। और अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई। जजिया कर किसने खत्म किया? अकबर ने। पुनः लागू किसने किया मुगल काल में? तो वो औरंगजेब था। कौन? औरंगजेब। समझिए, प्रश्न नंबर 20 और बहुत ही एकदम आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20, शिवाजी की राजधानी क्या थी? शिवाजी, पहली बात आपको पता होना चाहिए, शिवाजी किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। जीजाबाई इनकी माता का नाम था। तो शिवाजी की राजधानी थी कौन सी? रायगढ़। क्या राजधानी थी? रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 21 समझते हैं, और थोड़ा सा जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता दें कि ये सारे एमसीक्यूज पवन सीरीज के हैं। सारे एमसीक्यूज किस सीरीज के हैं? पवन सीरीज के हैं। तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए, कहीं ना कहीं आप इन्हीं में से अपने एग्जाम में एक एक एमसीक्यूज रखा पाओगे। अच्छे से बस समझते चलिए, एडिशनल जो हम बता रहे हैं उसको समझते चलिए, क्योंकि उससे भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न नंबर 21 समझते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? ऑप्शन ए 1298 ईस्वी, ऑप्शन बी 1398 ईस्वी, ऑप्शन सी 1498 ईस्वी, 1598 ईस्वी, ऑप्शन डी है। तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। दरअसल समझिए, कालीकट के तट पर आया था। ये कहाँ पर? कालीकट के तट पर आया था। और इसका स्वागत किया था लेकर कौन आया था? अब्दुल मजीद। और जमोरिन नामक राजा ने इसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। और वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वो पुर्तगाल का था। कहाँ का? पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। क्या है? लिस्बन। ये जो एडिशनल फैक्ट हैं ये ना आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो इनको जरूर प्रिपेयर करें आप लोग। अब प्रश्न नंबर 22 पर पहुंचते हैं, जो कि अपने आप में बहुत आसान प्रश्न है। समझिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1760, ऑप्शन बी 1762, ऑप्शन सी 1763, ऑप्शन डी 1765। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। कब हुई? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। समझिए, प्रश्न नंबर 23 डिस्कस करते हैं। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली। तो सहायक संधि का प्रयोग किया किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने प्रयोग किया? लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 24 को समझते हैं। अब ये जियोग्राफी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, और जियोग्राफी सेक्शन से कुछ आसान ही प्रश्न रहते हैं। घास के मैदान आप लोग अच्छे से याद कर लें, इनसे प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। समझिए, प्रेरीज घास का मैदान है। ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका में,
ऑप्शन बी अफ्रीका में, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका में। तो कहाँ पर है प्रेयरीज घास का मैदान? तो ये है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। ये ऑप्शन दा तो वैसे ही गलत हो गया है, ये गलत लिख गया है, टाइपिंग एरर है। तो प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। लेकिन पंपास घास का मैदान हमने अभी कहाँ बताया था? ये दक्षिणी अमेरिका में बताया था, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में बताया था भाई, दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न नंबर 25 समझते हैं। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो समझिए, ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी ओडिशा। यानी कि ई ऑप्शन इसमें आगे आया अतिरिक्त। लेकिन आप समझेंगे कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जब भी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ हमारा मैच होता है तो उसमें कमेंट्री में जो कमेंटेटर होते हैं वो बोलते भी हैं कि आज कंगारुओं की खैर नहीं, कंगारुओं से ये हो जाएगा वो हो जाएगा इत्यादि बातें। आपको ऑस्ट्रेलिया से एक और प्रश्न याद रखना है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, प्रश्न नंबर 26, जो कि अपने आप में वास्तव में बहुत आसान है। आप लोग बोल तो रहे होंगे, हर बार आप यही बात बोलते हो कि आसान है आसान है आसान है, लेकिन प्रश्न एक भी आसान नहीं है। सभी प्रश्न आसान ही हैं, बस समस्या क्या है कि आप अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए ये प्रश्न एकदम आसान है। समझिए, प्रश्न नंबर 26 कहता है रानीगंज कोयला खान कहाँ है? रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। आपको एक और याद रखना है, कोलार गोल्ड माइन फील्ड कहाँ है? वो कर्नाटक में। ये वाला याद रखना है आपको, KGF वाला। कोलार गोल्ड फील्ड माइन कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब समझिए प्रश्न नंबर 27, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है बताइए? तो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर। तारापुर अभी हमने डिस्कस किया था, जो कि पहला था ऊर्जा केंद्र भाई। अगला समझिए, कलपक्कम कहाँ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कलपक्कम कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 28 से समझते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, यानी पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 1773, ऑप्शन बी है 1784, ऑप्शन सी है 1763, ऑप्शन डी है 1813। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। कब हुआ था? 1784 में। प्रश्न नंबर 29 कहता है भारत में डाक प्रणाली आरंभ हुई थी। भारत में डाक प्रणाली आरंभ हुई थी, कब आरंभ हुई? ऑप्शन ए 1766, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1869, ऑप्शन डी 1957। तो समझिए, तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही हटा देना है, क्योंकि ये तो ज़्यादा समय की बात है ही नहीं। तो अब तीनों ऑप्शन में कंपटीशन है भाई। तो पहला ऑप्शन 1766 अपने आप में सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपका करेक्ट आंसर है। डाक प्रणाली आरंभ हुई थी कब? 1766 में। चलिए प्रश्न नंबर 30 समझते हैं। प्रश्न नंबर 30 हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है और अपने आप में बहुत आसान है। इबादत खाना का निर्माण करवाया था। इबादत खाना का निर्माण करवाया था किसने? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अलाउद्दीन, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इबादत खाने का निर्माण करवाया अकबर ने। किसने करवाया? अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने ऐसा कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं, इसने तो सिख गुरु की हत्या और करवा दी। ये बड़ा बदतमीज़ शासक था मुगल काल का।
घटिया किस्म का व्यक्ति था ये। प्रश्न नंबर 31 समझते हैं हम। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? इस प्रश्न को तो टिप्स पर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न हम 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं इसी क्लास में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के फर्स्ट वॉर में लड़ा था 1526 में। बाबर अगेंस्ट इब्राहिम लोदी हुआ था खेल, जिसमें बाबर जीत गया था भाई। प्रश्न नंबर 32 समझते हैं। हुमायूंनामा के रचयिता कौन है? ये भी हमने पहले ही बता दिया, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी। बाबरनामा किसने लिखा? बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखा। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो याद रखने हैं आपको। कालिंजर का दुर्ग स्थित है, कालिंजर का दुर्ग स्थित है कहाँ पर, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए बुंदेलखंड में, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी रोहिलखंड। तो कालिंजर का दुर्ग स्थित है बुंदेलखंड में। कहाँ पर? बुंदेलखंड में कालिंजर का दुर्ग स्थित है। प्रश्न नंबर 34 समझते हैं। पानीपत का सेकंड युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। अकबर वर्सेस हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की विजय हुई, हेमू हार गया। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किस वर्ष? 1526 में। और पानीपत का थर्ड वॉर हुआ था 1761 में, 1761 में हुआ था। प्रश्न नंबर 35 डिस्कस करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह स्थित है। कहाँ पर है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। फतेहपुर सीकरी में क्या स्थित है? बुलंद दरवाज़ा। क्या स्थित है? बुलंद दरवाज़ा। प्रश्न नंबर 36 समझते हैं। किस देश के व्यापारी सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए? ऑप्शन ए अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। तो सबसे पहले आए कौन, ये आपको जवाब बताना है। किस देश के व्यापारी भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए आए? तो आपको बताइए, सबसे पहले जो आए थे वो थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा 1498 में आया हुआ था भारत में, कालीकट के तट पर। इसके बाद कौन आए? अंग्रेज आए। सती प्रथा का डेमोलिश किसने किया, यानी कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, ये बताना है आपको। सती प्रथा का अंत कब हुआ, ये आपको समझाना है। तो ऑप्शन ए 1828 में, 1831 में, ऑप्शन सी है 1829 में, और ऑप्शन डी है 1830 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। किसका अंत हुआ? सती प्रथा का। विलियम बेंटिक और राजा राममोहन द्वारा इसका एंड हुआ था भाई। प्रश्न नंबर 38 समझते हैं। प्रश्न नंबर 38 कहता है क्या? भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 1851 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1852 में, ऑप्शन डी 1854 में। बताइए क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 1854 में डाक विभाग की स्थापना की। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसी ने भारत में पहली ट्रेन चलवाई 1853 में। प्रश्न नंबर 39 समझते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपराष्ट्रपति, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। और इसी के चलते इसको सैलरी मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति होने के चलते। जब भी इसको अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति किसको देगा? इसको देगा, यानी कि उपराष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 40 डिस्कस करते हैं और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 40। रूबी है, ऐसा ना समझें कि ये पास वाली रूबी है, पड़ोस वाली रूबी है, कुछ और है रूबी। तो रूबी अभ्रक है, तांबा है, लोहा है, कोयला है। तो रूबी क्या है? एक अभ्रक है। क्या है रूबी? एक अभ्रक है रूबी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और अगर आप ऐसी ही क्लास एग्ज़ाम तक या आगे भी फॉलो करना चाहते हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर फालतू समय नहीं गुजारा जाता, बच्चों को गुमराह नहीं किया जाता। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।